नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इनमें व्यापार समझौतों की बारीकियां हैं, कुछ बड़ी जियोपॉलिटिकल परियोजनाओं के असर भी हैं, हाँ, और हाँ, विज्ञान में कुछ नई उम्मीदें और सामाजिक मुद्दों पर भी थोड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब आज का एजेंडा काफी फैला हुआ है। हम मुख्य रूप से 3-4 अहम मुद्दों पर फोकस करेंगे। ठीक है। एक तो है भारत और ईएफटीए देशों, मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, उनके बीच जो नया व्यापार समझौता हुआ है, टीपा। हाँ, टीपा सुना है इसके बारे में। दूसरा, चीन जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा मतलब विशाल बांध बना रहा है, उसके क्या मायने हैं। ये तो काफी अहम मुद्दा है। और तीसरा, भारत में मलेरिया की एक नई स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, बढ़िया। तो चलिए टीपा से ही शुरू करते हैं फिर। हाँ, करते हैं। मैंने सुना कि इससे उम्मीद है कि अगले 15 सालों में कोई $100 बिलियन का निवेश आएगा और 10 लाख नौकरियां। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य तो यही रखा गया है, $100 बिलियन निवेश और 1 मिलियन जॉब्स। और ये शायद 1 अक्टूबर 2025 से लागू भी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा वादा है। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, वादा तो बड़ा है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें दिलचस्प हैं। जैसे भारत जो है वो स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट्स, वाइन, इन सब पर ड्यूटी कम करेगा। अच्छा। और बदले में जो ईएफटे देश हैं, वो भारत के लगभग सभी इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब गैर कृषि सामानों को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे। मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन इसमें डेयरी और कुछ और संवेदनशील कृषि उत्पाद शामिल नहीं है, उनको बाहर रखा गया है। ठीक है, पर इसमें कोई चुनौती भी है? चुनौती है व्यापार घाटे की, ट्रेड डेफिसिट, खासकर स्विट्जरलैंड के साथ। वहां से सोने का आयात बहुत बढ़ गया है, तो वो एक चिंता का विषय जरूर है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ हम हाईटेक ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोने का पारंपरिक आयात घाटा बढ़ा रहा है। ये तो अजीब है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे नई आर्थिक संधियां भी पुरानी मार्केट फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं। खैर, हाँ। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें भू राजनीति की तरफ, तो ये चीन वाला जो प्लान है ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने का, ये काफी अहम है। हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये चीन के 3 गॉर्जस डैम से भी बड़ा हो सकता है, और बिल्कुल भारत के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास है ये। ओह, और इसके असर, उसको लेकर तो चिंताएं गंभीर होंगी, जैसे भूकंप का खतरा या पर्यावरण पर असर। हाँ, चिंताएं तो हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, तो सिस्मिक रिस्क मतलब भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरण पर असर, नदी के बहाव पर असर, ये सब तो है ही। साथ ही एक जियोपॉलिटिकल चिंता भी है। वो क्या? कि चीन कहीं इसे पानी को कंट्रोल करने के हथियार की तरह इस्तेमाल न करे, खासकर निचले बहाव वाले देशों के लिए जैसे भारत और बांग्लादेश। हाँ, ये डर तो रहता है। और फिर जो स्थानीय समुदाय हैं जैसे अरुणाचल की आदि जनजाति, उन पर सांस्कृतिक असर की भी बात उठ रही है। लेकिन क्या पानी के आंकड़े साझा करने को लेकर भारत और चीन के बीच कोई सिस्टम नहीं है, कोई बातचीत? देखिए, एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है 2006 से। उसके तहत मानसून के दौरान डेटा शेयर होता है। अच्छा। पर बात यह है कि ना तो भारत और न ही चीन, जो 1997 का यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन है, उसके सिग्नेटरी हैं, तो नियम कानून थोड़े सीमित हैं इस मामले में। समझा। तो ये तो हुई थोड़ी चिंता वाली बातें। लेकिन विज्ञान के मोर्चे से कुछ अच्छी खबर भी है, आप कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मलेरिया की एक स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है। नाम है एडफाल्सोवैक्स। अरे वाह, एडफाल्सोवैक्स। और ये मौजूदा वैक्सीन से अलग कैसे है? हाँ, ये अलग है। मजेदार बात यह है कि ये मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम उसके लाइफ साइकिल के 2 स्टेज पर अटैक करती है। 2 स्टेज पे? कैसे? एक तो जब वो स्पोरोजॉइट फॉर्म में लिवर पर हमला करने वाला होता है तब, और दूसरा जब वो गैमेटोसाइट फॉर्म में दोबारा मच्छर में जाने की तैयारी करता है। अच्छा, मतलब ये इन्फेक्शन को भी रोक सकती है और उसके फैलने को भी। एग्जैक्टली। तो उम्मीद है कि ये ज्यादा असरदार होगी और शायद लंबे समय तक सुरक्षा देगी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे शायद कमरे के तापमान पर रख सकते हैं काफी समय तक। हाँ, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। करीब 9 महीने तक कमरे के तापमान पर स्टेबल रह सकती है, तो दूर दराज के इलाकों में ले जाना आसान होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। कोल्ड चेन की जरूरत कम होगी। बिल्कुल। और इसे बनाने में लैक्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, तो उम्मीद है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। कमाल है। ये वाकई भारत की वैज्ञानिक क्षमता का एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। अच्छा, व्यापार, जियोपॉलिटिक्स और विज्ञान के अलावा आपने कहा था कुछ सामाजिक पहलू भी है। हाँ,
एक खबर है नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के बारे में। वहाँ एक काशी घोषणा पत्र अपनाया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये असल में सरकार के मेरा युवा MY भारत फ्रेमवर्क का हिस्सा है और ये नशे की लत को सिर्फ एक बुरी आदत नहीं मानता। तो फिर? इसे एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम मानता है जो सेहत और समाज दोनों से जुड़ी है। इसमें अगले 5 साल का एक रोड मैप दिया गया है। कई मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, रोकथाम पर जोर होगा, मदद के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात है और इसमें स्पिरिचुअल, कल्चरल और एजुकेशनल तरीकों को इस्तेमाल करने पर बल दिया गया है। दिलचस्प, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की कोशिश है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं? हमने देखा कि कैसे बड़े व्यापार समझौते जैसे टीपा मौके लाते हैं, निवेश, नौकरियां, पर साथ में चुनौतियां भी हैं जैसे व्यापार घाटा। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे बड़ी विकास परियोजनाएं जैसे चीन का बांध पर्यावरण और पड़ोसी देशों से रिश्तों पर कैसा गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, वो भी है। दूसरी तरफ विज्ञान में तरक्की जैसे ये नई मलेरिया वैक्सीन हमें उम्मीद देती है कि हम गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़ सकते हैं। सही। और सामाजिक समस्याओं जैसे नशे की लत से निपटने के लिए भी नए मिले जुले तरीकों पर सोचा जा रहा है। हाँ, तो ये सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि आज हमने जिन तकनीकी तरक्कियों की बात की, चाहे वो ये वैक्सीन हो या शायद स्रोतों में कुछ और टेक्नोलॉजी का भी जिक्र था, हाँ। इनका इस्तेमाल उन गहरी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में और बेहतर ढंग से कैसे हो सकता है जिनका हमने आज जिक्र किया, जैसे नशे की समस्या या बांधों के असर या मान लीजिए आदिवासी अधिकार। सही कहा। मतलब ये सवाल जरूर मन में आता है कि जो भी प्रगति हो रही है उसका फायदा समाज के हर वर्ग तक, हर हिस्से तक सही मायने में कैसे पहुंचे। ये एक अहम